हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस के थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो गॉस के थ्योरी क्या होता है, गॉस प्रमेय क्या होता है, बहुत ही इजी है और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है गॉस थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं गॉस का प्रमेय क्या होता है। देखिए, हम लोग बात कर चुके थे कि कोई भी बॉडी को अगर आवेशित करते हैं, यानी कोई चार्जेबल बॉडी को कहीं यदि हम रख दें, ठीक है, कोई चार्जेबल बॉडी को हम मान ले जाए कि ये कोई बॉडी है और इस बॉडी में चार्ज Q है, ठीक है, एक या एक से अधिक चार्ज है, मान ले जाए कि Q है, Q1 है और यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे Q3 है। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि इस बॉडी में एक या एक से अधिक चार्ज यदि प्रेजेंट है, एक या एक से अधिक चार्ज प्रेजेंट है, तो इस चार्ज के कारण इस क्षेत्र में इस बॉडी के चारों ओर अपना एक क्षेत्र दिखाता है, यानी क्षेत्र शो करता है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो और इस चार्ज के कारण इस मान लीजिए कि प्लस चार्ज है, सभी जो चार्ज है, चार्ज का जो नेचर है प्लस चार्ज है, तो इस बॉडी से जो फ्लक्स निकलेगा, प्लस धनात्मक बॉडी से जो फ्लक्स निकलता है बॉडी के बाहर ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन बॉडी से ऐसे निकलता है, फ्लक्स निकलेगा, इससे ऐसे फ्लक्स निकलेगा बॉडी के बाहर, इससे ऐसे फ्लक्स निकलता है बॉडी के बाहर, इससे ऐसे निकलता है बॉडी के फ्लक्स ऐसे निकलेगा। यानी जो फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स निकल रहा है, उस अमाउंट को मेजर करने के लिए हम लोग गॉस का थ्योरी का उपयोग करते हैं। ये कि यदि इस बॉडी में एक या एक से अधिक चार्ज यदि प्रेजेंट है, तो इस चार्ज के कारण बॉडी से इसमें फ्लक्स निकलेगा, बॉडी से ऐसे फ्लक्स निकलेगा। अब कितना ऐसे हम गिनना इसका संभव नहीं है, इसका मेजर करना हम लोगों का संभव नहीं है। तो इसी को मेजर करने के लिए, दैट मीन्स फ्लक्स को मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे गॉस का थ्योरी का उपयोग करते हैं और देख लेंगे कि यदि इस फ्लक्स कोई पॉइंट को हम बाहर रख देंगे तो उस पॉइंट पे कितना फ्लक्स, उस पॉइंट से कितना फ्लक्स जा रहा है। ठीक है, यानी इसका फ्लक्स का मेजर करने के लिए और हम फ्लक्स के मेजर के द्वारा हम किसी पॉइंट के अबाउट हम विद्युत क्षेत्र भी हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं गॉस का प्रमेय क्या है। एक बात और, गॉस का जो प्रमेय होगा लागू होगा हमेशा यह बंद सतह के लिए होगा, बंद पृष्ठ होना चाहिए। कैसा पृष्ठ होना चाहिए? ये जो पृष्ठ होना चाहिए क्लोज सरफेस होना चाहिए, यानी ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। गॉस का जो प्रमेय है बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। अगर इसके अंदर बंद पृष्ठ के अंदर यदि कोई चार्ज है तभी लागू होगा, अन्यथा मान लिया जाए कि ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के बाहर इस बॉडी के बाहर कोई चार्ज रख दिया जाए तो इसके लिए गॉस का थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है कोई बॉडी के अंदर यदि आवेश रखा हुआ है तो बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा और उस बॉडी के अंदर चार्ज रहेगा तब, यानी बाहर किसी बॉडी के बाहर यदि चार्ज रहेगा तो उसमें गॉस का प्रमेय लागू नहीं होगा। पहला पॉइंट, यानी पहला पॉइंट ऐसे यदि हम बोले तो गॉस का जो प्रमेय होगा बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा। किस पृष्ठ के लिए लागू होगा? तो बंद पृष्ठ के लिए। अभी तक हम लोग इसका डेफिनेशन नहीं देखे हैं तो बहुत ही इजी होगा डेफिनेशन, देख लीजिए। यह बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा। कैसा पृष्ठ होना चाहिए? बंद होना चाहिए। अब देखिए, ये साइज पर इसका जो है फ्लक्स का जो वैल्यू है, फ्लक्स इस बॉडी से निकलेगा, किसी भी बॉडी से यदि फ्लक्स निकलेगा तो पृष्ठ के या साइज पर डिपेंड नहीं करता है, पृष्ठ के साइज पर निर्भर नहीं करता है, पृष्ठ के साइज पर जो है यह निर्भर नहीं करती है, पृष्ठ के साइज पर यह निर्भर नहीं करती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सतह हम किसी भी शेप के हम ऐसे ले सकते हैं। इसके अंदर मान लिया जाए इसके अंदर कोई चार्ज Q है और इसके अंदर भी कोई चार्ज Q है और इसके अंदर Q है, Q1 Q2 और Q3 है। तो 1 सरफेस, 2 सरफेस और 3 वाला सरफेस, तो E1 वाला सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा और 2 वाला सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा और 3 वाला सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो टोटल जितना 1 वाला सरफेस से निकलेगा उतना 2 वाला से निकलेगा और नहीं 3 वाला से निकलेगा। यानी सभी के लिए जो फार्मूला होगा सेम होगा। अब यदि यहाँ चार्ज का वैल्यू Q1 Q2 Q3 यदि सेम है तब फ्लक्स का वैल्यू सेम होगा, अन्यथा अलग अलग होगा। इसका मतलब यह है जो फ्लक्स का जो फार्मूला हम यूज करेंगे, वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला यूज करेंगे, ये शेप पर डिपेंड नहीं करता है, इसका साइज जैसा भी हो।
ये साइज पर डिपेंड नहीं करता है। अभी तक हम लोग यह देख लिए कि ये गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा और बंद पृष्ठ से बाहर, किसी भी पृष्ठ से बाहर यदि चार्ज कोई रखा हुआ है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर गॉस बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा और इसका साइज पर डिपेंड नहीं करता है, इसका साइज पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अर्थात यह कहा जा सकता है कि बंद पृष्ठ के बाहर यदि कोई चार्ज रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है, तो इसमें फ्लक्स में कोई भूमिका नहीं निभाती है, इन कोई काम नहीं करेगा। अब इसका देख लेते हैं मेन, इसका डिफिनेशन, परिभाषा की ओर देख लेते हैं। बहुत ही इजी है इसका डिफिनेशन। देखिए ये लिखा गया है, इसको पहले देखिए, ध्यान से देखना है और बहुत ही इजी है इसका डिफिनेशन। क्या होता है देखिए, सबसे पहले गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या लिखा गया है, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, एक देखिए बंद पृष्ठ बना दीजिए, बंद पृष्ठ, ये आपका बंद पृष्ठ हो गया। और इस बंद पृष्ठ से डिफिनेशन, एक बंद पृष्ठ हो गया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स इससे गुजर रहा है, ऐसे देखिए निकल रहा है बंद पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको, अब ये बन गया फाई ई, बंद पृष्ठ और इसे वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है और इसको फाई ई लिख दिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 जितना भी आवेश होगा उस आवेश का योगफल यानी कुल आवेश। तब कुल आवेश यानी सिग्मा Q लिख दीजिए, सिग्मा Q हो गया। कुल आवेश और वैद्युतशीलता जिसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। अब बताइए इसका परिभाषा बहुत इजी है कि नहीं, बहुत इजी है कि नहीं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश तथा वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। और यही आप लोग के लिए क्या हो गया, गॉस प्रमेय का परिभाषा हो गया। इजी है कि नहीं। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। यही आपका हो गया गॉस का प्रमेय का परिभाषा। अब यहाँ से एक और परिभाषा देख लीजिएगा और इसका देख लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिए, उसका यही काफ़ी है, डेफिनेशन काफ़ी है। अब देखिए फाई ई इजकल टू सिग्मा ई क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। और यहाँ से हम लोग देखिए याद रखिएगा एक बात और, यहाँ से इस फ्लक्स जो निकल रहा है इस बॉडी से एक बार में इसे गिनना संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा सा एक पॉइंट मान लेंगे और छोटा सा पॉइंट पे ऐसे कोई क्षेत्रफल मान लेंगे कि ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, थोड़ा सा क्षेत्रफल मान लेंगे, ठीक है, यूनिट एरिया मान लेंगे। और यहाँ से मान लीजिए पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पे हम लोग यदि छोटा सा फ्लक्स यानी छोटा सा एरिया के लिए यदि फ्लक्स निकाले तो कुछ होगा, और बड़ा सा एरिया के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो यदि छोटा सा एरिया को निकालना है और उसके बाद हम बड़े से एरिया के लिए हम इंटीग्रेशन कर दे तो पूरा सा जो सरफेस है, क्लोज सरफेस है, उसका फ्लक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ से ई सिग्मा इजकल टू इंटीग्रेशन करते हैं और ई इंटू डी एस मान लिया जाए कि इसका सरफेस एरिया जो है डी एस है। आगे इसका विस्तार रूप से हम लोग इसका परिभाषित करेंगे और इसका हम लोग प्रूफ भी करने वाले हैं। चलिए तो ये आपका हो गया क्या, डिफिनेशन हो गया। और इसका इजकल टू फ्लक्स इजकल टू फाई इजकल टू इंटीग्रेशन है, ये क्लोज सरफेस के लिए है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा ये अलग इंटीग्रेशन है, ये ऐसे है इंटीग्रेशन और सरफेस क्लोज है, इसीलिए ऐसे क्लोज बना दिया गया है। तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और ds क्या है, एरिया वेक्टर है। तो ये आपका रहा फाई इजकल टू एप्सिलॉन सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ये भी हो जाएगा। इसका समीकरण नंबर 1 चाहे तो मान सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलेंगे इसका डेरिवेशन की ओर। ये जो आया है कैसे आया है हम लोग देख लेते हैं।